नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। प्रदेश में अगले 6 माह तक हड़ताल पर लगी रोक, चारधाम यात्रा और आपदा सीजन के चलते एस्मा लागू। पर्वतीय जिलों में आज हल्की बारिश के आसार, येलो और ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। पुरोला में हालात हुए सामान्य, 21 दिन बाद फिर खुली मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें। डीजीपी ने की अपील, कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार से न जाएं चारधाम यात्री। 3 से 17 जुलाई तक होगा कांवड़ मेला। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को हरिद्वार का दौरा किया। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय बहादुराबाद पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं राज्यपाल ने बहादुराबाद उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। राज्यपाल के द्वारा दीक्षांत समारोह में छात्रों को उपाधि से सम्मानित किया गया। शुक्रवार को अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के पुलिस अधिकारियों और आरपीएफ, सीआरपीएफ, आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बार प्रत्येक कांवड़ यात्री को पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। कांवड़ियों के लिए रूट तय किए जाने की चर्चा की गई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार 4 जुलाई से 17 जुलाई तक चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों से अनुरोध किया जाएगा कि जो यात्री चारधाम यात्रा में आ रहे हैं वो हरिद्वार और ऋषिकेश रूट को अवॉइड करें, ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तीर्थयात्री या तो सहारनपुर, देहरादून होते हुए चारधाम यात्रा में जाएं या फिर बिजनौर से होते हुए कोटद्वार की ओर से चारधाम यात्रा पर जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा में डीजे प्रतिबंधित नहीं रहेगा, लेकिन डीजे को नियंत्रित किया जाएगा। इस बार कांवड़ की ऊंचाई 12 फुट से अधिक नहीं होगी। जो है इस वर्ष की कांवड़ मेला की जो 3 जुलाई से 17 जुलाई तक होने वाला है, उसकी हमारी अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन बैठक थी और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारियों ने भाग लिया। आईबी के अधिकारियों ने भाग लिया। आरपीएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भाग लिया और हम लोगों ने आपसी कोऑर्डिनेशन, रास्तों कौन से रूट से कैसे होना है, उसके बारे में, कब से डाइवर्जन लागू किए जाने हैं, उसके बारे में चर्चा की और बाकी कैसे कांवड़ मेला को शांतिपूर्वक ढंग से कराया जाना है, उसके बारे में चर्चा की। अब खबर उत्तरकाशी के पुरोला से है, जहां पुरोला में उपजे विवाद के बाद नगर सहित जनपद के अन्य बाजारों में प्रदर्शन देखने को मिला था। विभिन्न संगठनों ने 15 जून को पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया था। शुक्रवार को पुरोला सहित यमुना घाटी के सभी बाजार खुलने के बाद शांति का माहौल रहा। क्षेत्र में शांति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुरोला में लगाई गई धारा 144 को हटा दिया है। वहीं प्रशासन ने आगे इस प्रकार का सौहार्द व्यवहार और वातावरण बनाए जाने की अपील की है। विवाद के 22 दिन बाद पुरोला नगर में माहौल शांतिपूर्ण रहा। शनिवार से पुरोला में मुस्लिम समुदाय की 6 दुकानें खुल चुकी हैं। वहीं व्यापार मंडल का कहना है कि दुकानें खुलने पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हल्द्वानी में भारत मानक नियम खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के द्वारा एडवाइजरी के जारी करने के बाद खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी डेट को लेकर खाद्य विभाग की ओर से अभियान लगातार जारी है। वहीं इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को फूड इंस्पेक्टर कैलाश टमटा ने शहर की कई दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट को लेकर अभियान चलाया, जिसमें कई बड़ी मिठाइयों की दुकानों में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया गया। फूड इंस्पेक्टर कैलाश टमटा ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिठाई, बेकरी, पेस्ट्री, केक इत्यादि वस्तुओं में निर्माण तिथि और अंतिम तिथि का अंकित करना अनिवार्य है, लेकिन कई दुकान मालिकों की ओर से इन नियमों का पालन नहीं किया गया, जिस पर अभियान चलाकर उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। भारतीय मानक एवं खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई थी पूर्व में, जिसके तहत मिठाई की दुकानों में जो मिठाइयाँ विक्रय के लिए काउंटर पर लगाई जाती हैं और इसके अलावा जो बेकरीज़ हैं, उनमें जो बेकरी आइटम्स जैसे कि केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये विक्रय हेतु काउंटर पर लगाए जाते हैं। तो इन पर निर्माण की तिथि एवं उपभोग की तिथि अंकित करना अनिवार्य किया गया था। तो इसमें हमारे पास काफ़ी समय से फीडबैक आ रहा था कि मार्केट में अधिकांश जो मिठाई वाले हैं वो या बेकरीज़ हैं, वो अपने जो भी वो निर्माण कर रहे हैं खाद्य सामग्री का, उस पर ना तो वो निर्माण की तिथि अंकित कर रहे हैं, ना उपभोग की तिथि अंकित कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये आज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम लोग पिछले 2 दिनों में करीब 20-25 दुकानों का निरीक्षण कर चुके हैं और आज भी हमने अपना अभियान अभी शुरू किया है और अभी सुबह से हम 2 मिठाई की दुकानों का निरीक्षण कर चुके हैं। और इसमें हम लोग पूर्व में भी हम लोगों ने निर्देश दिए थे, लेकिन अनुपालन इसमें कम दिखाई दे रहा है। तो इसमें अभी हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अंकित नहीं कर रहे हैं तिथि को, उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की जो भी सुसंगत धाराएं हैं
उनमें कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हमारे द्वारा अभी आनंद स्वीट, केसर स्वीट और स्टैंडर्ड स्वीट में ये कार्रवाई की गई है। अब खबर हरिद्वार जिले के भगवानपुर से है, जहां खेड़ी सिकोहपुर गांव में मुस्लिम राजपूत समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए आज के बाद खेड़ी सिकोहपुर गांव में कहीं भी गोकसी नहीं की जाएगी। यदि इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो इसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी जाएगी। सभी ग्राम वासियों की तरफ से आश्वासन दिया गया कि गोकसी करने वालों के खिलाफ शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उच्च अधिकारियों से वार्तालाप करेगा। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां आगामी जुलाई माह के सावन महीने में आयोजित होने वाले नीलकंठ महादेव की प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा को देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने कमर कस ली है, जिससे नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उप जिलाधिकारी यमकेश्वर आकाश जोशी के नेतृत्व में तहसीलदार यमकेश्वर, लोक निर्माण विभाग और नीलकंठ पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर सहित आसपास क्षेत्र से अतिक्रमण को मुक्त कराया। इस दौरान जहाँ छोटे अतिक्रमणकारियों पर जेसीबी का पंजा चला, वहीं इस बीच रसूखदारों के निर्माण पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है। अब खबर टिहरी गढ़वाल के धनौल्टी से है, जहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटक नगरी धनौल्टी में इन दिनों भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और सुंदर वादियों का नजारा ले रहे हैं। गर्मियों के इन दिनों में पर्यटक देश ही नहीं विदेशों से भी घूमने आते हैं। धनौल्टी में बना इको पार्क, कई प्रकार के रोमांचकारी झूले जो मन मोह लेते हैं, पर्यटकों को ये काफी पसंद आ रहे हैं। दिल्ली से आई पर्यटक आरुषि ने कहा कि धनौल्टी में पहुंचने पर इको पार्क का वातावरण, सुंदरता, अनेक प्रकार के एडवेंचर झूले, विभिन्न प्रकार के फूल की महक लोगों को मनमोहित कर देती है। चारों तरफ हिमालय से ढकी हुई बर्फ की चोटियां, सुंदरता अद्भुत और मनमोहक है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटकों के आने और इको पार्क के बन जाने से यहाँ के लोगों का रोजगार भी चल रहा है और लोग स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ रहे हैं। धनौल्टी घूमने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, एटमॉस्फेयर तो बहुत ही अच्छा है। हमारे बच्चों ने यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कानपुर, यूपी इतना मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर जितना यहाँ अच्छा लग रहा है। और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है और एटमॉस्फेयर तो बहुत ही प्लीजेंट है। मतलब गर्मियाँ आपको बितानी हो तो सब लोग यहीं आइए, 2-4 दिन स्टे करिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को सबको। इको पार्क के बारे में कैसा लगा? इको पार्क मैंने अभी एंटर किया है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, पौधे पेड़ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं घूम के आप लोग को बाद में बता दूँगी। बच्चे मेरे ऊपर चले गए हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं आप लोग को बताती हूँ। आप सब लोग यहाँ आइए, एक बार ज़रूर आइए। बाहर घूमने ना जाइए आप भारत के, पर यहाँ भारत की सुंदरता देखने ज़रूर आइए, क्योंकि सब कुछ है। आपको घूमना फिरना है तो विदेश जाके मत घूमिए, आप लोग यहीं आइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ का लाइक एटमॉस्फेयर और सबको आना चाहिए। मैं तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलूँगी कि सबको आना चाहिए यहाँ पे। और पार्क के बारे में क्या कहना चाहिए? पार्क के बारे में, पार्क बहुत ही अच्छा है यहाँ का, जो भी मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिली आपको? हाँ? क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? यहाँ पे बहुत सारी एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ हैं जो कि करनी चाहिए, तो वो सब बहुत अच्छा है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां शुक्रवार को सचिव संस्कृत शिक्षा जनगणना विभाग और उत्तराखंड शासन और सचिव आयुक्त राजस्व परिषद चंद्रेश कुमार द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पौड़ी में जनपद के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनपदीय विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि के संरक्षण के साथ साथ उनके रख रखाव की जितनी जिम्मेदारी राजस्व विभाग की है, उतनी ही जिम्मेदारी अन्य सभी विभागों की है। उन्होंने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देशित किया कि सभी विभाग अपनी अपनी भूमि पर संपत्ति का रिकॉर्ड अपडेट रखें। सरकार की ये कोशिश है कि जिले को विकास की धुरी के रूप में देखा जाए। उसी के क्रम में ये सचिव मुझे पौड़ी जनपद दिया गया, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पे काम कर चुका हूँ। तो उसमें ये देखा जाना था कि जो हमारी विकास योजनाएं हैं, भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनका क्रियान्वयन किस स्तर से हो रहा है, कैसा हो रहा है, एक उसके बारे में जानकारी करनी थी। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके फील्ड पर जाकर भी उनको देखा जाना है। मेरा आज का प्रोग्राम है, शाम को एक चौपाल कार्यक्रम भी, रात्रि चौपाल भी करना है, गाँव में निवास भी करना है और लोगों से इंटरेक्ट करना है, ताकि ये पता लग सके कि जो स्कीम धरातल पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ जनपद का देखिए, संस्कृत शिक्षा जनपद पौड़ी में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कुल मिला के यहाँ पर संस्कृत के 9 विद्यालय हैं, जिनमें 8 वित्त पोषित हैं और 1 वित्त विहीन है। इनमें से कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो शास्त्री तक चलाते हैं और कुछ अपर मध्यमा तक चलाते हैं। इनमें जब छात्र संख्या की बात आई तो 494 बच्चे हैं, जिनमें केवल 2 लड़कियां हैं और एससी कोई कैंडिडेट नहीं है।
ST 4 हैं और OBC 3 है। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत शिक्षा केवल और केवल उच्च वर्ग में ब्राह्मण और राजपूत वर्ग में ही रह गई है। SC और ST से कम बच्चे बहुत आ रहे हैं, इधर बालिकाओं से नहीं आ रहे हैं। तो इसके उचित प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। उचित प्रचार प्रसार इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई भी शिक्षा जो होती है उसके बाद क्या जॉब मिलेगा, बच्चे ये ज़रूर देखते हैं। संस्कृत शिक्षा के बाद 3 तरह के जॉब मिल सकते हैं। नंबर 1 पौरोहित, नंबर 2 ज्योतिष, नंबर 3 वास्तु। तो इन तीनों के अगर कोर्सेज हमारे स्कूलों में, संस्कृत के जो विद्यालय हैं इनमें चला दिए जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दाखिला लेंगे और बालिकाएं भी दाखिला लेंगी, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी बालिकाओं को आप नेशनल लेवल पर देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं जो ज्योतिष में और वास्तु में बहुत अच्छा पकड़ रखती हैं। तो इसके लिए मैंने माननीय अपने सचिव महोदय से अनुरोध किया है कि वोकेशनल कोर्स हमारे संस्कृत विद्यालयों में प्रारंभ किए जाएँ। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी शहर की एक अच्छी प्लानिंग हो और सन 2041 के हिसाब से जो सुविधाएं होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए 151 किलोमीटर एरिया पर प्लानिंग की जा रही है। हल्द्वानी शहर का सुनियोजित विकास हो, इसको लेकर कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें नगर निगम, शहरी विकास समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 2041 के हिसाब से लैंड यूज कितना होगा, कृषि क्षेत्र कितना होगा, कमर्शियल सेंटर, ISBT बस स्टैंड कहां पर होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा आदि बड़ी योजनाओं पर चर्चा की गई। हल्द्वानी आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र है कुमाऊं का, और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसकी समीक्षा करते हैं और इसकी अच्छी प्लानिंग हो। इसमें 2041 के हिसाब से जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उस सबको ध्यान में रखते हुए पूरा 151 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें लिया गया है, जिसमें गौलापार का पूरा एरिया है और बरेली रोड और रामपुर रोड का लगभग पूरा एरिया है, जिसमें कि आने वाले वर्षों में किस तरह का लैंड यूज़ होगा, कहाँ पे कृषि करनी है, कहाँ पे हमारे कमर्शियल सेंटर्स बनने हैं, ISBT कहाँ होनी चाहिए, बस अड्डा कहाँ पे होना चाहिए, मंडी कहाँ पे होगी, इन सबको प्लान किया जा रहा है ताकि जो आने वाला विकास है बेतरतीब ना हो, कहीं पे भी कुछ ना बन जाए। ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट्स है हमारी, अंदर छोटे बस अड्डे, छोटे ऑटो स्टैंड कहाँ पे होने चाहिए, आगे जाके हमारा वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा इशू बनेगा, ट्रेंचिंग ग्राउंड कहाँ पे होना चाहिए, उस सबको देखा गया। तो अभी तो जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग का, उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है। तो आज मैंने ये कहा है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसको स्वयं मौके पे जाके देख लें। इसमें हमारी एक तो बड़ी रिंग रोड भी प्रपोज्ड है, फिर एक इनर रिंग रोड प्रपोज्ड है ताकि हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट अच्छा हो, लोड कम पड़े शहर पे, और एक फॉरेस्ट रोड प्रपोज्ड है, मतलब बनेगी तो वो निजी संपत्ति पे लेकिन अलॉन्ग द फॉरेस्ट होगी, जिससे आगे फॉरेस्ट में कब्जे ना हो, और एक जो बहुत खूबसूरत हल्द्वानी दिखती है चारों तरफ से फॉरेस्ट से घिरी हुई, एक अलग लोगों को घूमने की भी जगह मिले। ग्रीन स्पेस रिजर्व किए गए हैं। फॉरेस्ट के अलावा हमारा हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कमर्शियल सेंटर्स के लिए इनकी स्पेस रिजर्व की गई है। और इसके बाद जब इसको डिपार्टमेंट्स देख लेंगे, बोर्ड में एक बार पास होगा, बोर्ड में पास होने के बाद हम इसे पब्लिक के लिए, एक तरह से पब्लिक स्क्रूटनी के लिए इसको खुला कर देंगे, जिसमें जितना भी हमारा ड्राफ्ट मास्टर प्लान है सबके पास रहेगा, पब्लिक से इसको शेयर किया जाएगा, उनके क्या सुझाव हैं, क्या चेंजेस होने हैं वो उसमें शामिल किया जाएगा और फिर उसके बाद शासन को इसे भेजा जाएगा। इसमें बजट का रिक्वायरमेंट तो मान लीजिए कोई बड़ी फैसिलिटी बननी है, ISBT ही बननी है, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रोविजंस हैं। और बाकी जो लैंड यूज़ है उसमें कोई प्राइवेटली डेवलप करना चाहता है, किसको प्राइवेट कोई सिटी बनानी है, कोई प्राइवेटली ग्रुप हाउसिंग बनाना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग केवल यहाँ पे मैप अप्रूव करेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश के मुताबिक कांग्रेस नेत्री गोदावरी थापली और अभिनव थापर के नेतृत्व में विक्रम यूनियन के सैकड़ों विक्रम मालिकों की समस्याओं को लेकर RTO देहरादून के कार्यालय में RTO सुनील शर्मा, शैलेश तिवारी और अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। बैठक में विक्रम मालिकों ने अपनी समस्याओं जैसे अधिक चालान, गाड़ी सीज और परमिट नियमितीकरण के संबंध में RTO से वार्ता की। अब खबर पौड़ी से है, जहां मुख्यालय पौड़ी पहुंचे बिहार के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने नगर पालिका कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता के दौरान RBI के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि काले धन को बाहर लाने की एक कोशिश है, कई लोगों ने जमाखोरी कर ली है, इसलिए RBI ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है। इसलिए RBI ने 20,000 की लिमिट तय की है और 2000 के नोट बैंक में जमा करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया है। अभी ये नोट प्रचलन से बाहर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे जमाखोरों की परेशानियां बढ़ी है, इस कारण से विपक्ष शोर मचा रहा है।
अब खबर मसूरी से है, जहां भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक उत्तराखंड के मसूरी में संपन्न हुई। बैठक के दौरान भारी उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हिंदी विश्व फलक पर स्थापित हो गई है। प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं, इससे विश्व स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है और अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। खासकर पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हर स्तर पर हिंदी का काम जितना बड़ा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। पांडे ने कहा कि भारत के संविधान में राजभाषा नियमावली के तहत विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है। इसी के तहत सभी विभागों के अंदर हिंदी सलाहकार समिति बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। के संविधान में राजभाषा नियमावली के तहत हर विभागों में हिंदी समितियां बनाना आवश्यक है और इसी नाते विभाग के अंदर एक उच्च स्तर पर हिंदी सलाहकार समिति जिसकी ये बैठक संपन्न हुई है, जिसमें हमारे भारी उद्योग मंत्रालय के सभी उपक्रमों ने अपनी रिपोर्ट दी। हिंदी के बेहतर काम में उन्होंने अपना योगदान दिया है और आगे और कैसे हिंदी के और क्षेत्रीय भाषाओं सबको कैसे बल दिया जाए, इस पर चर्चा। अभी पिछले वर्षों की तुलना में माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में और राजभाषा समिति के जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी पहलें हो रही हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने इसमें बड़ी अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन किया है और आगे और करेगा और अधिकाधिक हिंदी का प्रयोग अपने कामकाज में करता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। 9 साल में जनता के जो 3 शब्द हमारे सरकार के मंत्र हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, मोदी जी ने भारत ही नहीं दुनिया में इस बात के वो एक बहुत सशक्त उदाहरण बन गए हैं कि उन्होंने जो संकल्प लिया उसे पूरा किया और 9 साल में उनका हर निर्णय ज़मीन पर क्रियान्वित हुआ है। जनता उससे खुश है, गरीबों की बेहतरी हुई है, देश का सम्मान बढ़ा है, देश का गौरव बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, आर्थिक समृद्धि बढ़ी है और निश्चित तौर से जनता 2024 में 2019 से भी बड़ा जनादेश देके मोदी जी को पुनः सेवा का मौका देगी। पक्ष की लामबंदी मोदी जी को रोकने के लिए नहीं, मोदी जी के जो कदम देश में ईमानदार प्रशासन के कदम चल रहे हैं, एक पारदर्शी प्रशासन के देश के विकास को, तो वो ईमानदारी उनको बाधक लग रही है, लेकिन जनता इसको खुली आंखों देख रही, जनता मोदी जी के साथ है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील के खानपुर थाना क्षेत्र के स्थित एक गांव में उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के निवासी एक युवती के साथ बलात्कार का संगीन मामला सामने आया है। पीड़िता युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के मुताबिक खानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में अपनी बड़ी और गर्भवती बहन की देखभाल के लिए अपने जीजा के घर आई हुई थी। क्षेत्र के ही एक अन्य गांव के रहने वाले उसके जीजा के रिश्तेदार की आड़ में अपना घर दिखाने के बहाने रात को अपने घर में रोककर जबरन बलात्कार को अंजाम दिया, मगर इसका विरोध करने और बलात्कार की घटना का जिक्र कहीं और करने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक युवती द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मेडिकल जांच चल रही है। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में लगातार लग रहे ट्रैफिक जाम को लेकर शासन प्रशासन द्वारा कई योजनाओं के तहत ट्रैफिक जाम के झाम से निजात दिलाने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, जिसको लेकर समय समय पर पुलिस और प्रशासन द्वारा ट्रैफिक प्लान बनाए जा रहे हैं। लेकिन मसूरी की कई सड़कें सक्रिय होने के कारण ट्रैफिक प्लान सफल नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में मसूरी की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपर पर्यटन सचिव श्री रविशंकर द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर नया ट्रैफिक प्लान बनाया गया था, जिसके तहत देहरादून से मसूरी आने वाले सभी यात्रियों को सीधा मसूरी भेजा जा रहा था और कैंपटी फॉल से वापस देहरादून जाने वाले लोगों को मसूरी कंपनी गार्डन से होते हुए हाथी पांव होते हुए भेजा जा रहा था, जो काफी हद तक सफल माना जा रहा था। लेकिन कंपनी गार्डन से हाथी पांव जाने वाला रास्ता काफी सकरा होने के कारण ट्रैफिक धीमी गति से संचालित हो रहा है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पूर्व में मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे गज्जी बैंड से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था, जिससे मसूरी का पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, जिससे मसूरी के व्यापारी, होटल एसोसिएशन और अन्य स्टेक होल्डर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए अपर सचिव पर्यटन श्री रविशंकर द्वारा मसूरी में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर नया प्लान तैयार किया गया था, जिसको लागू कर दिया गया है, जिसमें देहरादून से मसूरी आने वाली सभी लोगों को सीधा मसूरी आने दिया जा रहा है। वहीं से वापस देहरादून जाने वाले लोगों को हरनाम सिंह मार्ग कंपनी गार्डन से हाथी पांव से भेजा जा रहा है। तो जैसा आपको मालूम है कि उस दिन ट्रैफिक की मीटिंग थी और उसमें ये तय हुआ था कि जो हाथी पांव बैंड से हम लोग ट्रैफिक डाइवर्ट करते थे मसूरी में यातायात व्यवस्था को सुगम करने के लिए, उस ट्रैफिक डाइवर्जन को न किया जाए, बल्कि उसकी जगह जो कैंपटी फॉल से आने वाला ट्रैफिक है वो टुवर्ड्स कंपनी गार्डन जाए और कंपनी गार्डन से पहले नीचे जो हाथी पांव बैंड पे टकराता है उस रोड से निकाला जाए।
तो आज हमने कंपनी 0 पॉइंट पे केम्प्टी फॉल से आने वाला ट्रैफिक जो देहरादून जा रहा है वो कंपनी गार्डन रोड से हाथी पांव रोड पर निकाला, अर्थात ये उसका अपोजिट प्लान है। ये आज तो बहुत सक्सेस रहा, क्योंकि 3 VIP थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं पड़ी। मसूरी वासी भी कह रहे थे मेरे आज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कंपनी गार्डन में जो पार्किंग है और प्लस जो कंपनी गार्डन जाने वाली हमारा ट्रैफिक है, दोनों आपस में थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे थे पतली रोड होने के कारण, तो लाइन लंबी हो जा रही थी वहाँ भी। लेकिन वहाँ की लंबी लाइन से मसूरी मार्केट पे, मसूरी के होटलों पे, मसूरी के शहर पे उसका असर नहीं पड़ रहा था, पर लोगों को दिक्कत तो थोड़ी बहुत हो ही रही थी। लेकिन वो अब लाइन कल पता लगेगा कितनी लंबी जाती, क्योंकि हम जब केम्प्टी फॉल से जो ट्रैफिक हम उस रास्ते भेज रहे हैं, तो जो बसें केम्प्टी फॉल से आ रही हैं वो उस रास्ते नहीं जा पाएंगी, इसलिए वो बसें और टेम्पो ट्रैवलर तो इसी रास्ते आ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए फिर आगे हम बताते हैं। क्या उसको विकास नगर से डाइवर्ट करने की बात की जा रही है कि केम्प्टी फॉल से वो सीधा विकास नगर की ओर चले जाए? तो बात करेंगे इस विषय में भी उच्च अधिकारियों से, जैसा भी व्यवस्था होगी फिर बता देंगे। फिलहाल वर्तमान में जो प्लान था जो प्लान है सक्सेस, आज की डेट पे तो सक्सेस है। चौक्स हैं, सब में कॉपलिंग हो गई है एक्सेप्ट फॉर ग्रीन चौक, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीज़न है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो काम में थोड़ी सी स्लोनेस है, क्योंकि हमें टूरिस्ट के और ट्रैफिक मूवमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर बहुत जल्द ये ग्रीन चौक का भी काम एंड हो जाएगा। आज रात से हम यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी हमने अभी पूरे मॉल रोड का निरीक्षण किया है, तो जो हमें सारे वायर्स जो हैं, सारे केबल ऑपरेटर्स भी थे, तो डक्ट्स में लगभग सारे वायर्स अंडरग्राउंड हो गए हैं, तो जो भी एक्सपोज्ड वायर्स हैं उनको हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी, तो जो है पूरे मॉल रोड में वायर्स जो ओवरहैंग है वो ना दिखें। और बाकी जो नालियाँ के काम भी है उसका भी निरीक्षण किया गया, तो नालियों का काम भी हो रहा है, और जो साइड में जो पटरियाँ बन रही हैं उस पर कॉपलिंग हो रहा है, वो कार्य भी गतिमान है। तो बहुत जल्दी ये सारी 90% काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। हाँ, जैसा कि हमने कल जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया था और आज भी सीओ मसूरी के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन किया था, और उसके बाद जो निर्देश दिए गए कि जो केम्प्टी की जो पूरी ट्रैफिक है उसको, क्योंकि हमें लाइब्रेरी की तरफ ना जाके वो हाथी पांव से वाया कंपनी गार्डन डाइवर्ट कर दिया जाए, तो उसको आज सुचारू किया गया है और वो सक्सेसफुली अभी तक इम्प्लीमेंट बसेस को विकास नगर से डाइवर्ट किया भी जा रहा है, और अभी आगे मैं देख भी रहा हूँ कि किस तरह से उनको डाइवर्ट किया जा सके। और वो जो हमारा हाथी पांव वाला रूट भी है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वहाँ से न जाएँ। अब खबर चमोली जिले के गैरसैंण से है, जहां सिवनी मल्ली सड़क निर्माण में भारी अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। विभाग और निर्माण एजेंसी के द्वारा कार्य को अधर में लटकाकर अब कोई सूद लेने के लिए तैयार नहीं है और न ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत करने पर इनका जवाब आता है कि सड़क कटान कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कटान कार्य गाँव के अंदर आधा अधूरा काम करके अब कोई भी अधिकारी और निर्माण एजेंसी बात करने के लिए तैयार नहीं है। साथ में ही निर्माण एजेंसी को बिना कार्य पूर्ण किए ही पूरी धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका है। दरअसल यहाँ आरोप लग रहे हैं कि गांव के 3 परिवार जो कि अतिक्रमण पर अपना अधिकार जमा कर सड़क कार्य को बाधित कर रहे हैं, वहीं विभाग सूद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अब खबर अल्मोड़ा जिले से है, जहां विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट में विद्युत कटौती को लेकर बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए व्यवसायी आदित्य मूलकी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर विद्युत कटौती की शिकायत की। उन्होंने कहा कि विद्युत कटौती के चलते प्रतिदिन व्यवसायियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे हरड़ा मोले की नेवल गाँव, नागचूला खाल, वमन गांव समेत कई गांवों में 8 दिनों से विद्युत कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग को अनेक बार पत्र और फोन के माध्यम से सूचना दी गई, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं विद्युत विभाग के जेई वसीम अहमद ने बताया कि बीते कुछ दिनों से सल्ट के डुंगला गांव में आंधी तूफान के कारण 33 kV विद्युत लाइन में पेड़ गिरने से टूट गया है। विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ आए दिन लाइट की कटौती की जाती है, कभी दिन में 2 घंटे, कभी 4 घंटे, जिससे कि छोटे व्यवसायी हों या फिर अन्य लोग हों, उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न होता है। और बारिश के कारण तो यहाँ पर 1 या 2 दिन तक लाइट नहीं आ पाती है। यह एक विद्युत विभाग के कर्मचारियों की असफलता है। हम विद्युत विभाग के कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि इस उक्त समस्या को बहुत त्वरित जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान करें, जिससे कि लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके।
अब खबर चमोली जिले से है, जहां उत्तराखंड के दूरस्थ गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव हमेशा से एक बड़ी परेशानी रहा है। कई लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा न मिलने से जान भी गंवानी पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने बीते वर्ष दूर दराज के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रदेश के 4 जिलों में टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की थी, जिसके तहत धनुष इन्फो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पूरे प्रदेश में 400 PSC CSC से मिलकर टेली मेडिसिन सेंटर बनाए गए, जिनमें PSC CSC के मरीजों को दून मेडिकल कॉलेज और अन्य राज्य के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य परामर्श दिया जाता है। अब तक प्रदेश भर में 14,000 से अधिक लोग टेली मेडिसिन सेवा का लाभ ले चुके हैं। वहीं चमोली जिले की बात करें तो यहां पर 39 PSC और CSC में टेली मेडिसिन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें अभी तक 2,000 से ज्यादा मरीजों का निःशुल्क परामर्श के द्वारा उपचार किया जा चुका है। वहीं क्षेत्र के लोगों का भी कहना है कि इस सेवा से सभी को बेहतर लाभ मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों ने CMO चमोली डॉक्टर राजीव शर्मा और समस्त स्टाफ का धन्यवाद किया है। मैं फार्मासिस्ट अजय चौहान, PSC बद्रीनाथ। पिछले 4-5 महीनों में यहाँ पे टेलीमेडिसिन की सुविधा होने से हमारे यहाँ आने वाले मरीजों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा अच्छे ढंग से किया जा रहा है। धन्यवाद। है ग्राम बनाला। मुझे यहाँ पे उन समय भी बचा, टाइम भी बचा और यहाँ पे पैरा मेडिसिन से काफ़ी फायदा हुआ मुझे और स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ। टेलीमेडिसिन से जो आपसे डॉक्टरों को दवाई मिली उससे कुछ आपको फायदा हुआ? काफ़ी फायदा हुआ सर, काफ़ी उस हिसाब से, जो कि मैं पहले बार यहाँ पर चढ़ ही नहीं पा रहा था। हमारे यहाँ से तो कम से कम 3 किलोमीटर चढ़ाई है। इससे आपका टाइम समय पैसा सभी चीज़ बचा मेरा, सभी चीज़। जब मैं एम्स गया तो कम से कम 15 दिन तक तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। अभी यहाँ पे तो इतना बहुत सुंदर इलाज हो रहा है कि बहुत अच्छा सुझाव मिल रहा है। मैं डॉक्टर वैष्णव, मेडिकल ऑफिसर PHC कांडई। पिछले 4-5 महीनों में यहाँ से टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की गई थी। इससे मरीजों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुविधा हो गई है। यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं इतने पैसे नहीं होते, किसी को सुविधा नहीं है यहाँ से दूर जाने की, तो यहाँ से इनको बहुत मदद मिलती है, जिससे कि इनको विशेषज्ञ परामर्श इनको टेलीमेडिसिन से मिल जाता है और इनका समय पैसा लेने में बचत होता है। धन्यवाद। टेलीमेडिसिन के द्वारा हमारे शहर में बड़े डॉक्टरों से हमारा इलाज होने लगा है, जिसके लिए हमें शहर नहीं जाना पड़ता है और हमारे पैसों की भी बचत होती है और हमारे समय की भी बचत होती है। डॉक्टर नवीन डिमरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़। पिछले 5-6 महीने से हमारे चिकित्सालय में जो टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है वो मरीजों के लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाली एक उत्तराखंड सरकार की योजना है। जो मरीज मेडिकल कॉलेज और उच्च चिकित्सालयों में जिनका ट्रीटमेंट होता था, उनको टेलीमेडिसिन के माध्यम से ही हम वो सुविधा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणगढ़ में दे रहे हैं, जिससे कि मरीजों को जो दूर दराज से आते थे और बहुत अधिक दूरी तय करके इलाज दिया जाता था, वो नज़दीकी हमारे स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज मिल रहा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बद्रीनाथ में पोस्टेड हूँ। यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भी टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, इसके द्वारा हम अपने बेस अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों से परामर्श लेके मरीजों का इलाज उपलब्ध कराते हैं। तो जो भी टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध हुई है यहाँ पे, उसके द्वारा हमें बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिली है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। तब तक के लिए नमस्कार।